सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। आज सार्थक संवाद खास मौके पर है। खास मौका इसलिए है कि आज विष्णुदेव साय सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रही है। इन 2 साल में जन आकांक्षाओं को पूरा करने में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये सरकार कितनी सफल रही, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस सरकार के मुखिया अर्थात प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से। विष्णुदेव साय जी इस समय हमारे साथ अपने ही आवास में मौजूद हैं। तो साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। जी और सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। जी धन्यवाद। कि आपने 2 साल बतौर मुख्यमंत्री पूरे किए। कितना अजीब महसूस कर रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर 2 साल पूरे करना? अच्छा लग रहा है वैसे जी। 2023 13 दिसंबर को हम लोग शपथ लिए थे और 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास किया, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वादों पर, उनकी गारंटी पर विश्वास किया और हम लोगों को सरकार में बैठने का जनादेश दिया। तो उनका बहुत बहुत नमन है। और एक बड़ी चुनौती थी, एक तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि पिछली जो सरकार थी उसने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खोया था, क्योंकि उनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ा था। एक तरह से छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया था और भ्रष्टाचार भी बहुत हुए थे, कई स्कैम हुए और लोग दंडित होना भी शुरू हो गए थे। तो हम लोगों की सरकार बनी तो सबसे पहला तो चुनौती था कि जनता का विश्वास हासिल करना। और मैं समझता हूं कि आज 2 वर्षों में जनता का हम लोग विश्वास प्राप्त करने में सफल हुए हैं। और मोदी की गारंटी में कई वादे थे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से। एक तो कांग्रेस की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। सबका एक सपना होता है कि सबका एक अपना घर हो, सबके सर में एक छत हो, लेकिन पिछली सरकार में एक भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बना था और 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे। और चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और मुझे बताते हुए गौरव भी होता है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए जी। और थोड़ी भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर के पहले कैबिनेट के बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति दे दिए। और आज फक्र के साथ हम ये बता रहे हैं कि 2 वर्षों में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास लोगों के स्वीकृत हुए हैं और अभी तक लाखों लोग अपने नए घर में प्रवेश भी कर चुके हैं। 18 लाख आपने स्वीकृत किए 2 साल पहले। 2 साल में बना कितने दिए साहब? अब एक बार बिलासपुर आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ एक दिन में 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश कराए थे। उसके कुछ ही दिनों बाद देश के आदरणीय पंचायत मंत्री आए थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उनके कर कमलों से 51,000 का गृह प्रवेश हुआ था। और अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 लाख से ज़्यादा लोगों का गृह प्रवेश कराए। तो इस तरह से लाखों लोग अपने नए घर में जा चुके हैं और लगातार मकान पूरे हो रहे हैं और वो गृह प्रवेश कर रहे हैं। पैसे का जुगाड़ कहाँ से कर रहे हैं? लोग तो बोलते हैं आपने महतारी वंदन के तहत लगातार बांट रहे हैं, वो चावल बांटने का काम चल ही रहा है, 71 लाख परिवारों को राशन दे ही रहे हैं। इतने सबके बीच में आपने 18 लाख घर की स्वीकृति दी, पैसा कहाँ से ला रहे हैं? देखिए, वैसे तो छत्तीसगढ़ एक समृद्ध प्रदेश है जी,
खनिज संपदा है, वन संपदा है, कृषि भी यहाँ पर है, लेकिन पिछली सरकार में काफ़ी लीकेज थे। हम लोगों ने अपनी सरकार में सुशासन एवं अभिसरण विभाग अलग से गठन किया, एक पारदर्शी सरकार देने का हम लोगों ने इच्छा मतलब व्यवस्था किया और जो लीकेज थे उनको बंद किए, जो ऑफलाइन थे उनको सबको ऑनलाइन किए और आबकारी में राजस्व हम लोगों का बढ़ा, जीएसटी में बढ़ा, माइनिंग में बढ़ा। तो इस तरह से एक तो लीकेज बंद होने से और कुछ क्षेत्रों में हम लोग राजस्व की वृद्धि हुए और इस तरह से हम लोग राशि की व्यवस्था कर पाए जी। एक बात बताइए, जब आपने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक सामान्य जनधारणा ये थी कि विष्णुदेव साय बड़े सरल स्वभाव के हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं। पर ये बताओ, आप ये सेटिंग कैसे बिठाते हो? मतलब पिछले 2 महीने में ही प्रधानमंत्री तो छत्तीसगढ़ में 2-2 बार आ गए, राष्ट्रपति तो आ गए, अमित शाह तो ऐसा लगता है कि गुजरात के बाद दूसरा घर जो है छत्तीसगढ़ को ही बना लिया है। ये सेटिंग दिल्ली में क्या बिठाए हैं विष्णुदेव साय जी, जब जिसको चाह रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ बुला रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और सभी केंद्रीय मंत्रियों का बड़ा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। हम कह सकते हैं कि हमारे नेताओं ने ही किया है, तो इसको पैदा किए हैं, तो इसको बढ़ाने का, लालन पालन करने का, आगे बढ़ाने का भी दायित्व उनका है। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। पिछले 2 वर्षों में जब भी हम लोग अपने प्रदेश की समस्या को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए, माननीय गृह मंत्री जी के पास गए और मंत्रियों के पास गए, तो उम्मीद से ज़्यादा ही हम लोग को मिला। और छत्तीसगढ़ के विकास में एक जो प्रमुख बाधा था नक्सलवाद, और बड़ी तादाद में नक्सलवाद यहाँ पर था, लेकिन डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प कि समस्या को पूरे देश से समाप्त करना है, और उन्होंने डेडलाइन भी इसके लिए फिक्स किया 31 मार्च 2026। और आज डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो हमारे जवानों का हौसला अफजाई किया है, संवाद करना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ बैठना, नहीं तो वही बल पहले भी मतलब थी, लेकिन आज उत्साह के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। लगातार सफलता भी मिल रही है और ये जो एक बड़ा नासूर था इस समाप्ति की ओर है। और छत्तीसगढ़ जो मतलब बस्तर क्षेत्र जो कि स्वर्ग कह सकते हैं जी, वहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावना है। बहुत सारे वहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, गुफाएं हैं, अबूझमाड़ जैसा लंबा चौड़ा और डेंस फॉरेस्ट है। धुड़मारास गांव जिसको राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ने मतलब बेस्ट विलेज के रूप में चिन्हित किया है। तो ये सब छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। अब छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप कितने परेशान हुए थे जब अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बोल दिया था कि 31 मार्च 2026 को नक्सल खत्म हो जाएगा? विष्णुदेव साय उस समय कितने दबाव में आए थे? देखिए, वैसे तो लोग बोलते थे कि नक्सलवाद कभी पता नहीं खत्म होगा कि नहीं जी, और एकाएक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने डेडलाइन की घोषणा की जी, लेकिन उन पर हम लोगों को पूरा विश्वास था, क्योंकि पहले जब भी उन्होंने कोई चीज ठाना है तब उन्होंने पूरा किया है। इसलिए जब उन्होंने डेडलाइन की घोषणा की 31 मार्च 2026 का, तो हम लोग को पूरा विश्वास था कि अगर हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो सोच समझ के बोल रहे हैं और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। पूरा हमको उनके ऊपर विश्वास था। नक्सल संबंध में ये बार बार बात आती थी कि फोर्स वहाँ पर इसलिए सफल नहीं हो पाती कि स्थानीय स्तर पर सहयोग नहीं मिलता नक्सलियों के खिलाफ। आप तो स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं, इस क्षेत्र के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं।
क्या महसूस कर पाए? आदिवासियों का सहयोग नक्सलियों के खिलाफ फोर्स को मिल रहा है या फोर्स का दबाव इतना ज़्यादा हो गया है कि नक्सली और आदिवासी का फ़र्क खत्म हो गया है? नहीं, देखिए, एक तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नई रणनीति तैयार हुई और जिस तरह से लोकल लोगों की भी वहाँ पर भर्ती हुई। जी, आपका सीआरपीएफ में बस्तर बटालियन, आपका दंतेवाड़ा फाइटर्स, बस्तर फाइटर्स, इसमें लोकल लोगों की भर्ती हुई। उसमें कुछ आत्मसमर्पित नक्सली थे, उनकी भी भर्ती हुई। और चूंकि उनको वहाँ का पूरा भूगोल मालूम है, वहाँ की भाषा मालूम है, तो उनके भर्ती से भी नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई में बहुत सहयोग मिला और हम लोग नई रणनीति और लोकल लोगों की भर्ती के कारण भी इतनी मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ पा रहे हैं। अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया वो संकल्प क्रियान्वित हो, इस दृष्टि से विष्णुदेव साय सरकार ने क्या कदम उठाए, इसमें कुछ रोशनी देंगे कि आप किस तरीके से इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान दिए? देखिए, हम लोग भी उनके बीच में गए, जवानों के बीच में गए, कभी कोई घायल हो जाते थे और यहाँ पर अस्पताल में आते थे तो हम भी और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी स्वयं उनसे मिलते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, उनके परिवार के लोगों से बात करते थे। तो हम लोग को बड़ी खुशी होती थी जब वो बोलते थे कि हमको ठीक होने दीजिए, हम फिर से लड़ाई में जाएंगे और नक्सलियों को मारेंगे। तो इस तरह से उनके बीच में जाना और हम तो एक दिन एक कैंप में रात में उनके साथ सो भी गए थे, उनके साथ भोजन भी किए। हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा कैंपों में जाके उनके साथ वार्तालाप करना, उनके साथ भोजन करना, गांव में जाके चौपाल लगाना, वहाँ का जो आंगनबाड़ी है, स्कूल है, वहाँ जाकर वहाँ की व्यवस्था देखना, ये सबसे निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास भी सरकार के प्रति बढ़ा। और हम लोग वहाँ पर एक नियत नीलानार योजना भी प्रारंभ किए। ये गोंडी भाषा में है जी, और इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की योजनाओं को वहाँ पर पहुँचा पाने में सफल हो रहे हैं। वहाँ पहले कोई जाता नहीं था, आज वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, लोगों के घरों में बिजली पहुँचा पा रहे हैं, पानी पहुँचा पा रहे हैं, राशन कार्ड बन रहा है, अस्पताल जो बंद पड़े थे वो सबको खोल रहे हैं, नया अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल बंद पड़े थे स्कूल खोल रहे हैं, आज वहाँ पर स्कूल की घंटियाँ बज रही हैं। तो ये सब उनके बीच में जाने से, उनसे संवाद करने से राशन कार्ड बन रहा है। पहले वहाँ पर राशन भी नहीं पहुँचता था जी, तो राशन भी वहाँ पर पहुँच रहा है। और हम लोगों ने और वहाँ बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम करा के वहाँ के लोगों को और विशेषकर युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। और अभी हम कल ही जगदलपुर गए थे, वहाँ पर पिछले साल भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे जिसमें 1,65,000 युवा शामिल हुए थे और इस साल 3.25 लाख के आसपास मतलब शामिल हुए हैं और बड़ा उनका हौसला बुलंद है। पंडुम भी कराए थे, पंडुम का अर्थ होता है उत्सव, तो उसमें भी 47,000 लोग पिछले साल भाग लिए थे और इस साल भी करेंगे पंडुम। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे बस्तर ओलंपिक में 3 गुना संख्या में वृद्धि हुई तो पंडुम में भी संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि लगातार लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ रहा है और वो विकास लोगों चाहते के बीच हैं। में रहते हैं साय साहब, आवाज आती होगी आपके पास में भी। बस्तर क्षेत्र में हवा फैल रही है, नक्सली जा रहे हैं, अब उद्योगों के हवाले, उद्योगपतियों के हवाले बस्तर को करने की तैयारी है। आप तक भी आती होगी ये आवाज़। क्या आपका भविष्य के संदर्भ में योजना है बस्तर को लेके? देखिए, सुनते तो हैं लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है और अपने समय में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़े नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। और आज जब हम लोग इसमें सफल हो रहे हैं तो उनसे देखा नहीं जा रहा है और इस तरह से अनलगर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग, जैसे हमने कहा कि उस क्षेत्र में पर्यटन के पार संभावनाएं हैं, तो पर्यटन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने नई उद्योग नीति भी
लाई है और उसमें विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग उसमें फोकस है। और हमारे जो एसटी एससी या जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है। नई उद्योग नीति में विशेष छूट की व्यवस्था है, विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। और हम लोग पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं, तो पर्यटन को भी वहाँ पर बढ़ाएंगे। होम स्टे होता है जिसमें विदेशी लोग आके महीने महीने तक घरों में रहते हैं, तो उनके भी घर अच्छे बने तो सीधे उससे आर्थिक रूप से वो परिवार लाभान्वित होता है। कृषि की भी अपार संभावना है, तो हम लोग सिंचाई का साधन भी उस क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी वैल्यू एडिशन करा के वन धन केंद्र में उचित कीमत में वनोपज की खरीदी सरकार कर रही है। लेकिन वनोपज का वैल्यू एडिशन करके भी छोटा छोटा उद्योग करके भी उस क्षेत्र के हमारे बेरोजगार बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का भी सरकार का विचार है। और हम लोग खेती के साथ साथ में मत्स्य पालन, पशुपालन उसको भी उस क्षेत्र में बढ़ाएंगे। पशुपालन के क्षेत्र में उस क्षेत्र के प्रत्येक घर को दो गाय देना शुरू कर दिए हैं। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता है और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड वहाँ पर लोगों को अच्छे से कैसे गाय पालन करना चाहिए, कैसे देख रेख करना चाहिए और दूध का क्रय भी एनडीडीबी के माध्यम से होगा। तो इस तरह से उस क्षेत्र में हम लोग पशुपालन को भी बढ़ावा देकर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। मतलब आदिवासी पृष्ठभूमि से आप आते हैं, फिर भी आपने बड़े आक्रामक तरीके से औद्योगिक नीति की शुरुआत की अपनी। कागजों में रही या जमीन पर भी कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, हम लोगों की जो नई उद्योग नीति है इसकी सराहना देश और विदेश में भी हो रही है। अभी इस नीति को लॉन्च हुए ज़्यादा समय हुए नहीं है, हमको लगता है कि 1 साल ही हुआ है। और हम लोग बहुत जगह इसको लेके जा भी नहीं पाए हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, रायपुर ऐसे कुछ ही जगहों में गए हैं। और अगर विदेश की बात करें तो जापान, साउथ कोरिया में गए हैं। हर जगह नई उद्योग नीति की सराहना हुई है। और इतने कम समय में करीब 7.25 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है। और खाली प्रस्ताव नहीं मिला है बल्कि धरातल में कई चीज़ देखने को भी मिल रहा है। सेमीकंडक्टर्स प्लांट का काम शुरू हो गया है, एआई बेस्ड डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है और भी शुरू हो गए हैं। 1 साल में हमको लगता है कि बहुत सारे धरातल पर आ जाएंगे और हम लोग का ये नई उद्योग नीति बहुत ही कारगर है। मुझे पूरा भरोसा है कि निवेश भी आएगा और हम लोग नई उद्योग नीति में रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में स्थानीय लोगों को 1000 से ज़्यादा रखता है तो उसको विशेष इंसेंटिव देने का भी हमारी नई उद्योग नीति में व्यवस्था है। तो इस तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि नई उद्योग नीति के माध्यम से हम लोग निवेश भी लाएंगे और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी दे पाने में सफल होंगे। और इन अधिकारियों से काम कराना कितना चुनौतीपूर्ण जा रहा है? 5 साल को लेकर आप लोग बड़े आक्रामक रहते हैं, वो सरकार में ऐसा भ्रष्टाचार था, इस तरीके की अराजकता थी, पर अधिकारी तो वही हैं। उन अधिकारियों से कैसे काम ले पा रहे हैं विष्णु देसाई जी? अब देखिए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। और जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं पिछली सरकार में एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की एजेंसी भी। और जो भी दोषीदार पाए जा रहे हैं वो दंडित भी हो रहे हैं। पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी घोटाला हुआ, जो कि हमारे प्रदेश के भविष्य, हमारे बेटा बेटियों जो प्रदेश के भविष्य हैं उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ हुआ। लेकिन उसमें भी सीबीआई जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। और आज जब 2 साल पीएससी का एग्जाम हो गया और हमारे ग्रामीण किसान के बेटे, मजदूर के बेटे आज जब चयन होकर यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ आते हैं और खुशी जाहिर करते हैं, उनके चेहरे में जो मुस्कान देखने को मिलता है उससे बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। आज हमारे बेटा बेटियों का भी सरकार के प्रति और पीएससी के प्रति विश्वास बढ़ा है।
वो तो ठीक है, पर ये अधिकारी आपके साथ काम करने के लिए ठीक ठाक तरीके से तैयार है या बड़ी मेहनत लगती है आपको? देखिए, जो भी अधिकारी, वैसे तो अधिकारी मतलब किसी के नहीं होते, जी जो शासन में आता है उसके हो जाते हैं। जी। तो अगर कोई उसके बाद भी अपना रवैया ठीक नहीं करता है तो उसको ठीक करते हैं अपने तरीके से। आपने विपक्ष को लेकर बात की, इन 2 साल में क्या तजुर्बा गया? विपक्ष अपनी भूमिका ठीक ठाक निभा रहा है, आपको ठीक ठाक परेशान कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल, एक अच्छी सरकार चलने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। जी लेकिन हमको लगता है कि ये लोग हार से इतना बौखला गए हैं। एक तो विधानसभा में इनकी हार हुई, लोकसभा में हार हुई, और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो नगरीय निकाय के हों, पंचायती राज के हों, सभी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया और इसलिए इतना बौखलाए हुए हैं और ये मुद्दा विहीन हो गए हैं। तो एक जो दमदार विपक्ष दिखना चाहिए, वो कुछ भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। उल जलूल बेसिर पैर की बात ये लोग करते हैं और आज वो खुद अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं और हम लोगों पर कभी कभी दोषारोपण करते हैं। तो एक अच्छे मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। तो कौन ज़्यादा परेशान दिखता है आपको? भूपेश बघेल ज़्यादा परेशान दिखते हैं या चरणदास महंत ज़्यादा परेशान दिखते हैं? अब जो अपने सरकार में जो लोग दोषीदार हैं वही लोग ज़्यादा परेशान हैं। जो कुछ न कुछ स्कैम किए हैं वही ज़्यादा परेशान हैं। 15 साल मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। बाकी जगहों पर हम देखते हैं तो वैसी आत्मीयता नहीं दिखती, पर विष्णुदेव साय और रमन सिंह के संबंध बड़े आत्मीय दिखते हैं। क्या वजह है इसकी? अब देखिए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और करीब करीब हम लोग साथ में ही राजनीति शुरू किए हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले भी देखे हैं यहाँ पर क्या स्थिति होती थी। और हम तो जनजातीय क्षेत्र से आते हैं। उस समय विशेषकर हमारे गांव के लोग, जनजातीय समाज के लोग, भूखमरी होती थी। लोग कोदो कुटकी महुआ खाते थे, कभी कभी वो भी नहीं नसीब होता था। लोग भूखे पेट सो भी जाते थे। लेकिन जब भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 2003 में यहाँ की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक ऐसी मतलब खाद्य सुरक्षा कानून लाया जिसके कारण आज 1 रुपया किलो में चावल लोगों को मिल रहा है और वो चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। और आज भूख का पलायन हो गया हमारे छत्तीसगढ़ से, भूख का नामो निशान नहीं है। और आज उनके 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं चहुमुखी विकास हुआ। सड़क, बिजली, पानी सब कुछ लोगों तक पहुंची। माने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जिसके माध्यम से हमारे गांव डामर रोड से, बारामासी रोड से जुड़े। पहले गांव के लोग डामर रोड देखे नहीं थे, लेकिन हर गांव में डामर रोड पहुंचाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यहाँ पर शिक्षा की भी व्यापक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 15 वर्षों में शिक्षा की व्यापक व्यवस्था हुई। हर विकासखंड में कॉलेज तक स्थापना हुआ और प्रदेश स्तर में जितनी भी जो शिक्षण की संस्थाएं होती हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, वो तो ठीक है, उन्होंने जो सब, किया। मेरा सब सवाल हुआ। दूसरा था साहब। ये सब हुआ तो ऐसे व्यक्ति का तो आदर करना ही पड़ेगा। नहीं, आदर तो आपका तरफ से ठीक है, पर हम शिवराज जी और मोहन यादव जी के भी संबंध बड़े आराम से देखते हैं, वसुंधरा जी और भजन लाल जी के संबंधों को भी देखते हैं, पर साय और रमन सिंह जी का संबंध कुछ अलग दिखाई देते हैं। थोड़ा रोशनी तो दीजिए, साय इतने स्वीकार क्यों हो जाते हैं? हमारे लिए, हमसे जो उम्र में अनुभव में बड़े हैं, वो सब हमारे लिए पूजनीय है, सब माननीय है। चलिए आखिरी दौर पे आते हैं। जब भाजपा यहाँ सत्ता में थी उस समय पे आपने भाजपा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभाई। आज किरण देव जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं। सरकार संगठन पर निर्भर है या संगठन सरकार पर निर्भर है?
देखिए, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। और दोनों में सत्ता और संगठन में अच्छा तालमेल है और मिलकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो तो ठीक है, पर किरण देव आपकी कितनी मदद कर पाते हैं, या आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी साथ साथ निभानी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अनुभवी हैं। जी। पहले महापौर रहे हैं, संगठन में काम किए हैं, प्रदेश के महामंत्री भी रहे, युवा मोर्चा में भी काम किए और एक लंबा अनुभव है। और आज उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर नगरीय निकाय का चुनाव, पंचायती राज का चुनाव बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में जीते, तो उनका बहुत सहयोग मिलता है। तो चलिए अब आखिरी बिंदु पर आते हैं। 2 साल पूरे हो गए, जनादेश 5 साल के लिए मिला। अगले 3 साल के लिए क्या जहन में है विष्णुदेव साय जी के? देखिए, हम लोगों को छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाना है। जैसे हम कह चुके हैं कि बड़ा एक समृद्ध प्रदेश है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। आज जो प्रदेश का जीएसडीपी है, इसको आने वाले 5 साल में डबल करने वाले हैं और 2047 तक 75 लाख करोड़ तक छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को बढ़ाना है। उस दिशा में हम लोग, हमारी सरकार काम कर रही है। तो अब आखिरी बिंदु पर आते हैं। उत्तर देना ना देना आपकी मर्जी है। 2 साल में आपने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भर किया। तीसरे साल में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की कोई उम्मीद, कुछ नए साथियों के आने की, कुछ पुराने साथियों की मंत्रिमंडल से विदाई के संदर्भ में जरूरत महसूस करते हैं? अब देखिए, हमारे मंत्रिमंडल में काफ़ी नए मंत्री हैं, लेकिन सब अनुभवी हैं, सब नीचे से ऊपर उठे हैं। पर कई ऊपर वाले अभी तक बाहर हैं। संगठन में भी काम किए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम किए हैं और कुछ मंत्री तो अभी कुछ महीनों पहले ही उनकी नियुक्ति हुई है। तो हमारा मंत्रिमंडल ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी टीम भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। पुनर्गठन की कोई उम्मीद? तो कुल मिलाकर विश्वदेव साय जी, हमने आपसे खुलकर बातचीत की आपके 2 साल के कामकाज को लेकर। 2 साल पूरे होना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस मौके पर प्रदेश की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? आप हैं, आईएनएच है और आईएनएच के माध्यम से वो तमाम दर्शक हैं। मैं आपके आईएनएच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का पुनः नमन करता हूं। उन्होंने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, उनके वादों पर और हमारे ऊपर भी। तो हमारा पूरा प्रयास होगा उनका आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले और जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास हमारा और हमारी सरकार का रहेगा। तो ये तो हमारी बातचीत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से। वो अपने 2 साल के कामकाज को लेकर जहां संतुष्ट हैं, वहीं भविष्य को लेकर बड़े आशान्वित हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी, वह उन्हें क्रियान्वित कर पाए। साथ ही जो भरोसा अटल जी ने जताया था छत्तीसगढ़ गठन के साथ में, उस दिशा में लगातार उनकी सरकार काम कर रही है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके बचे हुए कार्यकाल के संदर्भ में, और आभार आपका कि इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।